हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 47th लेक्चर है और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट एंड पार्ट 9th है। और इसमें हम इरोडोप की 2.250, 2.251, 2.254 टू 2.257, 4.62, 5.247, 5.249 और 5.251 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 2.251 पे। इस पे देखो क्या है, एक चंक ऑफ मेटल ये है और दूसरा चंक ऑफ मेटल ये है। इसकी हीट कैपेसिटी C1 है, इसकी हीट कैपेसिटी C2 है और इसको तुम एक रॉड से कनेक्ट करते हो। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S दिया हुआ है और लेंथ इसकी L है। और T इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर डिफरेंस वो डेल्टा T नॉट ये दिया हुआ है। तो तुम्हें डेल्टा T एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना कितना होगा। और ऑब्वियस सी बात है, लॉस वगैरह सब आपको 0 दिए हुए हैं। एक बार दोबारा देख लो, दो चंक्स ऑफ मेटल हैं, एक की हीट कैपेसिटी C1, दूसरे की C2। उसको एक रॉड से कनेक्टेड करते हो, लेंथ L, थर्मल कंडक्टिविटी K और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S। और T इक्वल टू 0 पे दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T नॉट दिया था। तो तुम्हें टेम्परेचर डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T निकालना है। तो वो देखो क्या है। सबसे पहली बात, टेम्परेचर डिफरेंस it will decrease with time। इतना तो कंफर्म है ना, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर धीरे धीरे इक्वल होते जाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, टाइम के साथ में डिक्रीज करेंगे। दूसरी बात, लेट मैं टेम्परेचर डिफरेंस को कैपिटल T से दिखा देता हूं। इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया कि dt अपॉन dt वो नेगेटिव आएगा। कैपिटल T को ही मैंने टेम्परेचर डिफरेंस दिखाया, बेटा ध्यान रखना। तीसरी बात, एट टाइम T मान लो C1 वाले का टेम्परेचर T1 है और C2 वाले का टेम्परेचर T2 है और सपोज करो T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है। तो इसका मतलब इस समय जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, देयरफॉर टेम्परेचर डिफरेंस जिसको मैंने T कहा था वो T1 माइनस T2 होगा ना। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, इसका मतलब यहां से माइनस dt अपॉन dt ये होगा माइनस dt1 अपॉन dt प्लस dt2 अपॉन dt। इस इक्वेशन को देख लो अच्छी तरीके से। अब क्या है देखो, इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था।
इसका टेम्परेचर तो डिक्रीज कर रहा है, आप देखो ना, T1 डिक्रीज कर रहा है, T2 इंक्रीज कर रहा है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है T, वो भी डिक्रीज कर रहा है। इसलिए मैंने यहां पे नेगेटिव लिखा है, यहां पे नेगेटिव लिखा है, और यहां पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। एक और पॉइंट सुनो, ये वाली क्वांटिटी क्या है? ये है जिस रेट से 1 का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और ये क्या है? जिस रेट से 2 का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या है? जिस रेट से टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है। ये ध्यान रखना, माइनस dt/dt का मतलब है जिस रेट से टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, माइनस dt1/dt का मतलब है जिस रेट से 1 का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और dt2/dt इसका मतलब है जिस रेट से 2 का टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा है। तो एक सिंपल सी बात देखो कि आप ये देखो ना, अगर 0 टाइम पे मान लो, अगर t=0 पे, मान लो T1 कुछ भी कह लो 100 था, T2 मान लो 50 था, तो इसका मतलब जो T आया वो 50 आ गया, राइट? टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। अब 1 सेकेंड पे, हाँ, ध्यान से देखना बेटा, ये मान लो 90 हो जाता है, और ये मान लो 55 हो जाता है, तो इसका मतलब अब जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो 35 होगा ना। अब ध्यान से देखना बेटा, जो है यहाँ पे टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वो -10 आया, मतलब 10 आया एक तरीके से, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वो 5 आ रहा है, देखो। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो आपको 15 दिख रहा होगा, और ये 15 एक्चुअल में 10 + 5 है, ये कह लो। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो बेटा, जो है टाइम के साथ में 1 का टेम्परेचर कम होगा, 2 का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। दूसरी बात, 1 का टेम्परेचर जिस रेट से कम होगा प्लस 2 का टेम्परेचर जिस रेट से बढ़ेगा, ये दोनों मिलके टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट टाइम होंगे, ये कह लो। तो ये हमारी इक्वेशन बनी है, ये आ गई, और ये वैसे डायरेक्टली आपको मैथ से भी आ गई, ये कह लो। अब क्या देखो, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एक हीट फ्लो होगा, और उस हीट प्ले से 1 का टेम्परेचर तो डिक्रीज करेगा, 1 T1 विल डिक्रीज, और 2 में T2 विल इंक्रीज। तो अब मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूं, सुन लो क्या है। dQ/dt, इसको तुम हीट करंट जानते होगे, और ये टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस हमने T लिया था, और थर्मल रेजिस्टेंस L/Ka होता है, K × S हो जाएगा। अब अगर इसको मैं 1 पे अप्लाई करूं बेटा, जो है 1 पे अप्लाई करूं, तो ये बनेगा C1 × -dT1/dt, और अगर मैं इसको 2 वाले पे अप्लाई करूं
तो ये बनेगा C2 इंटू प्लस dt2 अपॉन dt। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। अब सिंपल है, बस हो गया। तुम्हें एक बात बताओ, यहां से मैं माइनस dt1 अपॉन dt लिखूं मान लो, तो ये आ रहा होगा मेरे ख्याल से KS अपॉन LC1 इंटू टी आ रहा होगा मेरे ख्याल से। क्यों, ये आ गया। और इसी टाइप से मैं प्लस dt2 अपॉन dt लिखूं, तो ये आ रहा होगा KS अपॉन LC2 इंटू टी आ रहा होगा। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में लिख दूं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, तो ये देखो कितना होगा, माइनस dt अपॉन dt इक्वल टू KS अपॉन LC1 प्लस KS अपॉन LC2 इंटू टी आ गया। अच्छा, ये पूरी की पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये पूरा देखोगे तो एक कांस्टेंट है। और बाय द वे ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, इसको अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो ये अल्फा टाइम्स टी आ गया। लेकिन ध्यान रखना, टी यहाँ पे टेम्परेचर है बेटा, जो है टी यहाँ पे टेम्परेचर है। अब लास्ट में तुम इसको इंटीग्रेट कर दो बस, इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, टाइम की लिमिट रख देना 0 से टी, और टेम्परेचर डिफरेंस टी की लिमिट रख देना डेल्टा टी नॉट से डेल्टा टी निकाल रख देना, बस हो गया। तो यहां से तुम्हारा डेल्टा टी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकला है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनो। दो मेटल्स हैं, हीट कैपेसिटी C1 और C2 दिया हुआ है, दोनों एक रॉड से कनेक्टेड हैं, लेंथ L, थर्मल कंडक्टिविटी K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S, लॉस वगैरह जीरो है इधर उधर से। टेम्परेचर डिफरेंस T इक्वल टू 0 पे डेल्टा टी नॉट दिया हुआ है, तो तुम्हें टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया देखो, 1 का टेम्परेचर मैंने ज्यादा माना था, तो टाइम के साथ में T1 कम होगा, T2 बढ़ेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस जिसको मैं अभी T से दिखा रहा हूं, कैपिटल T से, वो भी कम होगा। इसका मतलब T इक्वल टू T1 माइनस T2 होगा, या फिर माइनस dt अपॉन dt, वो होगा माइनस dt1 अपॉन dt प्लस dt2 अपॉन dt। मतलब 1 का टेम्परेचर जिस रेट से कम होगा और 2 का टेम्परेचर जिस रेट से बढ़ेगा, उन दोनों को ऐड कर दो, तो वो नेट रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, नेट रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर डिफरेंस। अगला पॉइंट मैंने क्या कहा, मैंने तुमसे कहा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक हीट का फ्लो होगा, उससे 1 का टेम्परेचर कम होगा और 2 का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैंने ये एक लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखी, और यहां से मैंने माइनस dt1 अपॉन dt और प्लस dt2 अपॉन dt निकाला, और उसको ये वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, और लास्ट में उसको इंटीग्रेट कर दिया। टाइम की लिमिट रखी 0 से t, और टेम्परेचर डिफरेंस t की लिमिट्स डेल्टा टी नॉट से डेल्टा t तक रख ली, तो वहां से डेल्टा t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट उसमें किया था, तुम्हें याद हो, लास्ट वीडियो में। ये एक रॉड थी, यहाँ पे टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 दिया हुआ है, और हीट कंडक्टिविटी कोफिशिएंट ये L दिया हुआ है। इसको यहाँ पे X दिखा रखा है, इसको मैं K कह देता हूँ। ये प्रोपोर्शनल टू रूट T दिया हुआ है, इसका मतलब K कह सकते हो, अल्फा रूट T आ गया। तो तुम्हें T एज ए फंक्शन ऑफ X निकालना कितना होगा। ये लास्ट वीडियो में किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। T एज ए फंक्शन ऑफ X निकालना है। तो तुम एक बात बताओ, यहां से मैं X डिस्टेंस पे जाता हूँ और एक dx की स्ट्रिप लेता हूँ। यहाँ पे जो हीट करंट H होगी, पहले वो निकालते हैं, ठीक है। H की वैल्यू कांस्टेंट होगी, हाँ बेटा ध्यान रखना। और एक चीज का और ध्यान रखना कि जैसे जैसे X बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब dt अपॉन dx कहीं पे निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। और x के बढ़ने के साथ में टेम्परेचर इसलिए मैं कह रहा हूँ डिक्रीज होगा, बिकॉज मैंने हीट करंट इधर को मानी। अब इतने पोर्शन में अगर मैं इस h की वैल्यू निकालूं, हीट करंट जो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो लिख लो इसमें dt अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस हो गया L अपॉन के ए, तो इसके अंदर डी एक्स अपॉन के ए, लेकिन एक माइनस अपनी तरफ से लगा दो इसमें, क्योंकि मैंने तुमसे कहा डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब तुम इसको इंटीग्रेट कर दो। एच कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, एच की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट रखोगे, एक्स की जो लिमिट रखना वो 0 से एल रखना, और टी की लिमिट T1 से T2 तक रखना। तो यहां से तुम H निकाल लेना। अच्छा एक चीज और है कि इस जगह पे टेम्परेचर को हम T मान के चल रहे हैं बेटा, जो है टेम्परेचर को T मान के चल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है फिर वो अल्फा रूट T है, ये भी ध्यान रखना। उस पॉइंट पे मैंने टेम्परेचर को T माना है, इसका मतलब वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, अल्फा रूट T। तो यहां से सबसे पहले तुमने H निकाल लिया। अब फिर एक बार दोबारा से इंटीग्रेट करो। अब तुम निकालो x की लिमिट रखो 0 से L, और टेम्परेचर की लिमिट रख दो T1 से Tx कह लो, समझ गए ना, T1 से Tx। तो यहां से तुम T एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड कर लोगे, ये कर फाइंड T एज ए फंक्शन ऑफ x, ये निकल। अब तुम थोड़ा सा ये कह सकते हो कि यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लिया था अल्फा, नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा लिया था, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब तुम h निकालोगे ना तो उसी में h अपॉन अल्फा या h इंटू अल्फा वो सब निकल जाएगा, उसी में आ जाएगा। पर जब उसमें पुट करोगे, दूसरे में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब अल्फा नहीं आएगा उसमें। फिर अगर तुम फाइनली देखोगे तो अल्फा नहीं आएगा, क्योंकि आपको 2 बार इंटीग्रेट करना है, ये क्या। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन।
आपको ना इस टाइप से सिलिंड्रिकल दे रखा है बेटा, सिलिंड्रिकल है, ध्यान रखना। और इतने में ये थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखी है, ये वाली रेडियस r दे रखी है r1, और ये वाली रेडियस r2 दे रखी है। और यहां से r डिस्टेंस पे अंदर टेम्परेचर T1 दिया हुआ है और बाहर टेम्परेचर T2 दिया हुआ है, तो यहां से r डिस्टेंस पे तुम्हें T निकालना कितना होगा। अब सुनो, सिलेंडर ये इस टाइप से है बेटा, ध्यान रखना। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू पेपर, परपेंडिकुलर टू पेपर, मान लो इसकी लेंथ L दे रखी है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहां पे हीट करंट ऐसे जा रही है, ये है, ये है। अगर मैं इस वाली हीट करंट को H1 कहूं और इस वाली करंट को मान लो H2 कहूं, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा H1 की वैल्यू H2 के इक्वल होगी। अब हीट करंट होती है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो H1 के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है T1 माइनस T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तुम लिखोगे थर्मल रेजिस्टेंस को, एक काम करता हूं मैं, R में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको X कह देता हूं बेटा थर्मल रेजिस्टेंस को, या TR कह देता हूं, चलो। थर्मल रेजिस्टेंस फ्रॉम R1 टू R लोगे, और H2 के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो लिखोगे T माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस फ्रॉम R टू कैपिटल R2। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है बेटा जी। यहां पे मैंने T माना है, ये ध्यान रखना बेटा, ये वाले में T माना है। तो ये वाली जो हीट करंट है, हीट करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये इस हीट करंट के इक्वल है। H1 को मैंने H2 के इक्वल लिखा है, और हीट करंट का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब H1 के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो T1 माइनस T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस फ्रॉम R1 टू R, और H2 के लिए जो हीट टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो T माइनस T2 होगा, और फिर आएगा वो थर्मल रेजिस्टेंस फ्रॉम R टू R2। और इस केस में तुम जानते होगे कि जो थर्मल रेजिस्टेंस निकलते हैं वो इंटीग्रेशन से निकलते हैं ना बेटा, जो है ये तुमने किए भी होंगे। थर्मल रेजिस्टेंस जो तुम निकालोगे ये निकलते हैं बाई इंटीग्रेशन। फिर भी एक बार बता देता हूं, सुनो। मान लो ये है, और तुम R डिस्टेंस पे जाते हो, हाँ, इस टाइप की एक स्ट्रिप ली तुमने,
इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं पहले मैं। डी थर्मल रेजिस्टेंस, और ये होता है एल अपॉन के ए, फॉर्मूला लेते हैं ना, ये लेते हैं बेटा जो है एल अपॉन के ए। अब तुम एक चीज देखो कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो अब यहाँ पे जो एल लेते हैं वो एच की डायरेक्शन में डायमेंशन लेते हैं। तो एच की डायमेंशन में तुम्हें लग रहा होगा ये डी आर होगा, और यहाँ पे जो ए लेते हैं वो एच के परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो तुम थोड़ा सा अगर विजुलाइज कर पा रहे हो तो ए की जो वैल्यू होगी वो 2 π r l होगी। ये छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा अगर आप देखोगे, एक बार दोबारा सुन लो। छोटा सा थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, छोटा सा थर्मल रेजिस्टेंस, फॉर्मूला हम यूज करेंगे एल अपॉन के ए। एल क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है उसके अलोंग डायमेंशन होती है जो डी आर होगी। और ए क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा होता है एच, उसके परपेंडिकुलर जो तुम्हें एरिया मिल रहा है, तो वो एरिया तुम्हें 2 π r l मिलेगा, ये कह लो। अब तुम्हें सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें थर्मल रेजिस्टेंस फ्रॉम R1 टू R निकालना था तो इसको इंटीग्रेट कर देना बस, हो गया। इंटीग्रेट फ्रॉम R1 टू R, ऊपर जो भी एक्सप्रेशन आया R1 से R के बीच में, और उसके बाद तुमने थर्मल रेजिस्टेंस R से R2 तक निकालना था ना, तो ऊपर वाले उसको इंटीग्रेट कर देना फ्रॉम R2 R2, तो ये रहता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें बिल्कुल वही है, फोरगोइंग प्रॉब्लम है, उसमें स्फीयर्स दिए हुए बेटा जो है, वो सिलिंड्रिकल था, वो स्फीयर है, बिल्कुल सेम है। नाउ ये स्फीयर है। अब बस सिर्फ एक चीज आएगी कि जो हमने ये लिखा था ना बेटा जो है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। छोटा सा थर्मल रेजिस्टेंस एल अपॉन के ए जो लिखा था, तो एल तो अभी भी इसमें डी आर ही होगा, लेकिन अब के जो के होगा वो 4 π r² आ जाएगा, बस हो गया। क्योंकि अगेन आप देखो ना, इसमें ऐसे हुआ ना बेटा, ये है, कलर चेंज करता हूं। अब स्फीयर है, ध्यान रखना, जैसे ये आया, ये r डिस्टेंस पे डी आर की स्ट्रिप है, अभी भी करंट ऐसे फ्लो करेगी अंदर से बाहर को, मतलब ये T1 टेम्परेचर रहा होगा, ये T2 टेम्परेचर रहा होगा, और वहां पे बीच में कहीं पे T रहा होगा, समझे ना, बीच में कहीं पे T रहा होगा, तो करंट का फ्लो ऐसे रहा होगा, ये हो गया। तो अब तुम्हें दिख ही रहा होगा H की डायरेक्शन में जो लेंथ आएगी वो डी आर आएगी, और H के परपेंडिकुलर आपको 4 π r² एरिया मिलेगा, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है और कोई डिफरेंस नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी ठीक है बेटा, एक ना सिलिंड्रिकल टाइप का देखो, इसमें करंट फ्लो कर रही है, हीट करंट फ्लो कर रही है, हीट करंट, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट।
थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखी है। अब क्या है देखो, ये कह रहा है यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में थर्मल पावर P जनरेट हो रही है, ठीक है ना। यूनिट वॉल्यूम में थर्मल पावर P जनरेट हो रही है और वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रही है, ध्यान रखना। तो तुम्हें कहता है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है across the wire provided the steady state temperature at the wire surface is T0। मतलब यहां पे बिल्कुल सरफेस पे तुम्हें T टेम्परेचर दिया हुआ है, तो सेंटर से R डिस्टेंस पे, सॉरी T0 दिया हुआ है, ये T0 दिया हुआ है, सेंटर से R डिस्टेंस पे तुम्हें निकालना टेम्परेचर कितना होगा। और इसकी रेडियस कैपिटल R दे रखी है। एक बार दोबारा सुन लो। और थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखी है। एक सिलिंड्रिकल वायर है, रेडियस कैपिटल R है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें हीट जनरेट हो रही है और सरफेस पे T0 टेम्परेचर दिया हुआ है। तो तुम्हें सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे टेम्परेचर निकालना कितना होगा। फिर से एक बार सुनो, सिलिंड्रिकल वायर दे रखा है, रेडियस कैपिटल R दे रखी है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है और उसकी वजह से हीट का जनरेशन हो रहा है, और यूनिट वॉल्यूम में जो हीट का जनरेशन हो रहा है पर सेकेंड, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो पावर जनरेट हो रही है वो P दे रखी है बेटा जो है, और सरफेस पे तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है T0। तो सेंटर से R डिस्टेंस पे तुम्हें पूछा हुआ है टेम्परेचर कितना होगा। तो मैं ना इसका पहले फिगर बना रहा हूँ, 2D फिगर बना रहा हूँ क्रॉस सेक्शन की, वो देखो क्या है। क्रॉस सेक्शन बनाया, यहां से R डिस्टेंस पे गया मैं, और DR की स्ट्रिप ली। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर T है और टेम्परेचर में डिफरेंस TT है, और यहाँ पे टेम्परेचर T0 है। तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि हीट ऐसे फ्लो करेगी ना, ऐसे जाएगी बेटा जो है। अगली बात सुनो, अब जो हीट का फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर होता है। इसका मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, या कह लो DT अपॉन DR। इसको नेगेटिव रखना, तब तुम्हारा आंसर सही आएगा। फिर ये हो गया। अब दूसरी बात सुनो, इतने पोर्शन में जो पावर जनरेशन हुआ, टोटल हीट जनरेशन, टोटल हीट जनरेशन पर सेकेंड, वो कितना होगा। देखो, इतने पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा वो होगा πr² इंटू L। ये तो वॉल्यूम आ गया, अगर इसकी लेंथ को मैं L ले लूं, और यूनिट वॉल्यूम में P पावर जनरेट हो रही थी, तो इंटू P और कर दोगे। समझ में आ रहा है बेटा, उसके अंदर जो हीट जनरेशन पर सेकेंड होगा वो कितना होगा। देखो πr² इंटू L, ये तो वॉल्यूम बन गया, इंटू पर सेकेंड P पावर जनरेट हो रही थी, तो इंटू P और कर दिया। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनो, अब
पर सेकंड जितना भी हीट जनरेट होगा वही तो हीट करंट के फॉर्म में इधर को चला जाएगा ना, ये हीट करंट हो जाएगी ना फिर ये वाली, इतने पोर्शन से कह रहा हूं मैं, ये वाले पोर्शन से, इसको h कर दो, सो दिस इज इक्वल टू h। और h का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस को माइनस dt कर देना। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है ध्यान से देखना, L अपॉन के ए होता है बेटा जो है, तो L यहां पे हो जाएगा डी आर अपॉन के, और एरिया यहां पे लोगे 2πRL जो हम ले रहे थे पहले। तो ये तुम्हारी कुछ इक्वेशन बनेगी, अल्टीमेटली इंटीग्रेशन के ये कोई इक्वेशन आएगी, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। अब इसको इंटीग्रेट कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में जो r की लिमिट लगाना वो कैपिटल R से स्मॉल r लिख देना, और टेम्परेचर की जो लिमिट लगाना वो T0 से T रख देना। तो यहां से तुम्हारा T एज ए फंक्शन ऑफ R पता चल जाएगा कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। सिलिंड्रिकल वायर है, रेडियस कैपिटल R है, करंट फ्लो हो रही है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, और लेंथ की वजह से रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन L ले लिया चलो। अब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें हीट जनरेट होगी और वो बाहर को जाएगी। उसके बाद तुमसे कहता है कि यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड P एनर्जी जनरेट हो रही है या पावर P हो रही है, ऐसे कह लो। यूनिट वॉल्यूम में पावर P जनरेट हो रही है और सरफेस का टेम्परेचर तुम्हें T0 दिया हुआ है, तो तुम्हें सेंटर से R डिस्टेंस पे टेम्परेचर निकालना था कितना होगा। तो मैंने इतने पोर्शन का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया था बेटा, ये था। और मैंने फिर ये लगाया कि इतने पोर्शन में जो पर सेकंड हीट का जनरेशन हुआ वो यहां से H के फॉर्म में निकल जाएगा, सो ये कह लो, ये H लिख दिया था। तो इसका मतलब H इक्वल टू क्या लिखा था बेटा मैंने, इतने पोर्शन में पर सेकंड हीट जनरेशन, ये लिखा था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि बेसिक क्या था। समझ गए ना, इस वाले में ये कर किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और अब के स्फीयर दिया हुआ है, बस हो गया, बाकी सब सेम है। अब के स्फीयर दिया हुआ है, तो देखो इस वाले को क्या करेंगे, हमने क्या किया था, जैसे ये किया था ना बेटा, ये वाले में देखो ये किया था। अब इतने पोर्शन में पर सेकंड हीट जनरेशन कितना होगा, ध्यान से देखना। हीट जनरेशन कितना होगा वो ध्यान से देखना, वो होगा 4/3πr3। ये वॉल्यूम आ गया, इंटू P कर दो, ये हो गया। और ये इतने पोर्शन से हीट करंट के इक्वल होगा ना, स्फीयर है ना, ध्यान रखना बेटा जो है, तो ये हीट करंट के इक्वल होगा। और हीट करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस लिख दो -dt। थर्मल रेजिस्टेंस होता है L अपॉन के ए, तो L हमने किया था dr किया था अपॉन के इंटू, अब के यहाँ पे जो एरिया होगा वो 4πr² होगा। ये चेंजेज आएंगे, ध्यान रखना।
कहाँ कहाँ पे चेंजेस आएंगे पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, कहाँ कहाँ पे चेंजेस आएंगे वो चेक कर लेना। एक तो यहाँ पे चेंज आएगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे चेंज आएगा, और एक यहाँ पे चेंज आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, बाकी सेम है। उसके बाद लिमिट्स रख देना, आर की लिमिट्स रख देना कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और टेम्परेचर की लिमिट रख देना टी नॉट से टी। तो यहां से तुम्हें टी एज ए फंक्शन ऑफ आर पता चल जाएगा कितना होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये पी नॉट है, ये भी पी नॉट है, वी नॉट है, और ये वी नॉट है, और इसका मास एम पिस्टन का और एरिया एस। अब थोड़ा सा तुम डिस्प्लेस कर देते हो एक्स, और एडियाबेटिक कंडीशंस दे रखी है। तो तुम्हें निकालना है कि पिस्टन एसएचएम शुरू कर देगा, और उसका टाइम पीरियड निकालना है, ओमेगा निकालना है। आपको ये दिखाना है कि जो पिस्टन है वो एसएचएम शुरू कर देगा, और उसकी तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी कितनी होगी। अब एक सिंपल सी बात देखो ना, जैसे ये है बेटा, तुमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया मान लो, तो यहाँ पे जो ये था पहले, तो तुमने जो इसको डी वी डिस्प्लेस किया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो किया आपने, वो किया एस इंटू एक्स। अब इस साइड में जो प्रेशर आया वो पी नॉट माइनस डेल्टा पी हो गया। अभी डेल्टा पी बताता हूँ कितना होगा बेटा। और इस साइड प्रेशर बढ़ जाएगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी होगा। इसका मतलब दोनों में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो 2 डेल्टा पी होगा ना। अगर आप देखोगे तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस वो 2 डेल्टा पी हो जाएगा। मतलब इधर प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा, जैसे ये 1 कह देता हूँ, ये 2 कह देता हूँ मान लो, तो ये एक्चुअल में P1 माइनस P2 होगा, ध्यान रखना। अब जब मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा ना। नहीं, जब मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, और रिस्टोरिंग है तो माइनस में अपनी तरफ से लगा दे रहा हूं। इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा एफ, वो आ जाएगा -2 डेल्टा पी इंटू एस। ये हो गया। अब लास्ट में चलते हैं कि डेल्टा पी कैसे निकालोगे। मेरे ख्याल से आपने एडियाबेटिक में पढ़ा होगा, dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी होता है। तो एक तरीके से इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं डी डेल्टा पी इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी इंटू डेल्टा वी। अब पी का मतलब जो इनिशियल वो था, ठीक है ना, पी का मतलब जो इनिशियल प्रेशर था वो पी नॉट हो गया। वी का मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम था जो वी नॉट हो गया, और तुमने चेंज इन वॉल्यूम कितना किया, एस इंटू एक्स किया। तो डेल्टा पी का जो एक तरीके से मॉड आया
चेंज इन प्रेशर का जो यहाँ से मॉड आया वो कितना आ गया, देखो बेटा जो है ये आ गया गामा पी नॉट एस अपॉन वी नॉट इंटू एक्स आ गया, और इस डेल्टा पी को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, बस हो गया। समझ गए ना? इसको सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा f इक्वल टू माइनस ई एक्स टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। और लास्ट में ओमेगा जो आता है वो रूट ऑफ के बाई एम निकल के आता है, ये पुट कर दो। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। दोनों आइडेंटिकल चैम्बर्स थे, पी नॉट वी नॉट पी नॉट वी नॉट, बीच में एक पिस्टन था, मास m, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन s। जब आप थोड़ा सा राइट साइड में डिस्प्लेस कर दोगे तो लेफ्ट वाले का प्रेशर कम हो जाएगा, मान लो डेल्टा पी, और राइट वाले का प्रेशर बढ़ जाएगा, मान लो डेल्टा पी बढ़ गया। अब तुम थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि आपने दोनों तरफ चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी क्यों लिया, क्योंकि दोनों के लिए जो चेंज इन वॉल्यूम है ना बेटा जो है वो सेम है, मतलब इसको डी वी कह लो या डेल्टा वी कह लो, ये कह लो। समझ में आ रहा है? दोनों तरफ मैंने प्रेशर में चेंज क्यों इक्वल माना, क्योंकि दोनों साइड के लिए जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी वो सेम है, इसलिए मैंने सेम माना बेटा जो है। तो एक तरफ हो गया पी नॉट माइनस डेल्टा पी, और एक तरफ हो गया पी नॉट प्लस डेल्टा पी, तो जो नेट प्रेशर का डिफरेंस आ गया वो 2 डेल्टा पी आ गया, और उसको जब तुम एरिया ऑफ पिस्टन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, और रिस्टोरिंग नेचर का तो माइनस मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, तो ये माइनस 2 डेल्टा पी इंटू एस आ गया। अब बात आती थी डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, तो एडियाबेटिक में तुमने ये वाली कंडीशन पढ़ी होगी, dp अपॉन db इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v। तो यहां से तुम डेल्टा p निकाल लो, बस हो गया कि अगर वॉल्यूम में तुम डेल्टा v का चेंज कर रहे हो तो प्रेशर में कितने का चेंज आएगा, यहाँ से निकाल। लेकिन माइनस 2 बार नहीं लगाओगे, ध्यान रखना, 2 बार माइनस लगाओगे तो फिर वो अल्टीमेटली प्लस आ जाएगा, माइनस तुम एक ही बार लगाओगे, तो फाइनली तुम्हारा f इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप की इक्वेशन बन जाती है। तो वहां से फिर ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक का टेम्परेचर ये दिया हुआ है, दूसरे का टेम्परेचर निकालना है तुम्हें, और इफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू इट्स मैक्सिमम एमिसिव पावर एक्सीड्स इतना, मतलब लैम्डा एम की बात कर रहा है, वीन्स लॉ पे बेस्ड है बेटा, वीन्स लॉ पे बेस्ड है। सुनो, लैम्डा एम इंटू टी, ये तुम जानते हो कि वीन्स कांस्टेंट बी होता है, ठीक है? इस वाले रिलेशन को हम यूज करेंगे। अब तुम्हें एक सेकेंड है बेटा, देखो ध्यान से देखो, और यहां से जो टी होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा एम आता है, तो ध्यान से देखना, दूसरे की वेवलेंथ एक्सीड कर रही है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम रहा होगा। समझ रहे हैं? दूसरे की वेवलेंथ एक्सीड कर रही है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, कम रहा होगा। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द अदर बॉडी इफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू इट्स मैक्सिमम एमिसिव कैपेसिटी एक्सीड्स बाय इतना, दूसरे की वेवलेंथ एक्सीड कर रही है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम रहा होगा। तो अब आप ये कह सकते हो कि लैम्डा एम 2 माइनस लैम्डा एम 1, ये तुम्हें दिया हुआ है 0.05 माइक्रोमीटर, 0.05 माइक्रोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -6। अब सिंपल है, बस हो गया, इसको रख देना b अपॉन T1,
और इसको रख देना B/T2। तो यहां से तुम T2 निकालो। T1 दे रखा है ना आपको, समझ गए ना, T1 दिया हुआ है, T2 निकालो, बस ये कर। जैसे इसका आंसर ये आ रहा है ना बेटा, देखो 1.75 किलो केल्विन, इसका मतलब 1750 केल्विन। अभी मैंने बताया था ना तुम्हें कि सेकंड वाले की वेवलेंथ एक्सीड कर रही है, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, कम रहा होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। लैम्डा m2 माइनस लैम्डा m1 वो 0.5 सॉरी 0.5 माइक्रोमीटर दिया था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लैम्डा m1 को रख लेना B/T1 और दूसरे को रख लेना B/T2, तो वहां से T2 निकल जाएगा। T1 ऑलरेडी दिया ही है तुम्हें। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये लैम्डा m दिया हुआ है, सोलर वगैरह सब दे रखा है, सोलर का बेटा जो है। अब आपसे कहता है फाइंड द मास लॉस्ट बाय सन एवरी सेकेंड ड्यू टू रेडिएशन, एक तो ये कह रहा है, और इवेल्युएट द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मास ऑफ सन डिमिनिशेस बाय 1%। अब सुनो, तुम्हें लैम्डा m दिया हुआ है, तो यहां से t निकाल लेना, फाइंड t, और वो हो जाएगा B/लैम्डा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब ये बताओ कि पर सेकंड एनर्जी जो रेडिएशन होगा उसको हम पावर कहते हैं ना, नहीं तो पर सेकंड जो एनर्जी का रेडिएशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और वो कितना होता है, सुनो, ER सिग्मा T⁴ नहीं होता, ER सिग्मा T⁴ ये तो होता है पर सेकंड जो भी एनर्जी का रेडिएशन होता है वो क्या होता है बेटा जो है, इनटू सरफेस एरिया और होगा ना। हाँ, हम्म, 4πr²। ये R यहाँ पे रेडियस ऑफ सन है बेटा, ध्यान रखना जो है। समझ में आ रही बात। आपको लैम्डा m दिया था, तो वहां से तुमने सरफेस मतलब टेम्परेचर निकाल लिया, सन का टेम्परेचर कितना होगा। उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि पर सेकंड एनर्जी जो रेडिएशन होगा वो कितना होगा, उसको हम पावर कहते हैं। और पावर की वैल्यू होती है ER सिग्मा T⁴ 4πr²। और ER यहाँ पे ब्लैक बॉडी की तरह लेना है, देखो, तो ER की वैल्यू लोगे 1, ये आ गया। अब सुनो, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा dm/dt इंटू C² हो गया, बस हो गया। आप ये बताओ ना, E = MC² होता है बेटा, तो इसका मतलब dE/dt कितना हो जाएगा बताओ, dE/dt हो जाएगा dm/dt इंटू C², ये आ गया, बस हो गया। तो यहां से तुम निकालोगे dm/dt। अच्छा, सन के तुम्हें सब वो दिए होते हैं बेटा जो है, सन के फाइनली जो है आपको मास वगैरह एवरीथिंग आपको मालूम होता है, रेडियस वगैरह सब कुछ दिया होता है। ये कह लो जो है, एक बार दोबारा सुन लो। तुम्हें सन का लैम्डा m दिया था, वहां से टेम्परेचर निकाल लेना। उसके बाद पर सेकंड जो एनर्जी का रेडिएशन होता है वो होता है ER सिग्मा T⁴ इंटू सरफेस एरिया।
और वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो dm by dt इंटू सी स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से dm by dt फाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, इवेल्युएट द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच मास ऑफ सन डिमिनिशेस बाय 1%। अब सुनो बी पार्ट में, तुम्हें सन के मास का पॉइंट, सन के मास का 1% डिमिनिश करना है, और डीएम बाई डी टी का रेट तुम निकाल चुके हो, ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा बेटा, जो है टाइम लगेगा 1% ऑफ मास ऑफ सन। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। 1% ऑफ मास ऑफ सन अपॉन डीएम बाई डी टी, जिस रेट से मास खत्म हो रहा है, ये आ गया बस। तो ये थोड़ा सा नॉलेज वाली बात भी हो गई कि सन के मास का 1% खत्म होने में भी कितना टाइम लगेगा बेटा। समझ में आ गया ना कि सन के मास का 1% कितने टाइम में खत्म होगा, तुमसे ये कह रहा है, तो ऐसे कर लो। तो आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा कि सन के लिए लैम्डा एम दिया था, वहां से टेम्परेचर निकालो, उसके बाद पर सेकंड जो रेडिएशन हुआ वो करोगे ई आर सिग्मा टी की पावर 4 4 पाई r स्क्वायर, और उसको डीएम बाई डी टी इंटू सी स्क्वायर करोगे, तो वहां से डीएम बाई डी टी निकलेगा कि पर सेकंड कितना मास खत्म हो रहा है। उसके बाद आपसे कहता है कि सन के मास का 1% कितने टाइम में खत्म होगा, तो फिर यही क्वेश्चन है। अब चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम में। इसमें कुछ ऐसे दिया हुआ है बेटा, इसका ना टेम्परेचर 0 केल्विन रखा हुआ है, और इसमें इसका डायमीटर दे रखा है, कॉपर है ना, कॉपर बोला तो इसका मतलब कॉपर की सारी प्रॉपर्टीज आपको सब पता होंगी, स्पेसिफिक हीट वगैरह सब आपको मालूम होगा। और इसका डायमीटर दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर, और इसका इनिशियल टेम्परेचर वो 300 केल्विन दिया हुआ है, और टी फाइनल टेम्परेचर डिक्रीजेज 2 टाइम दिया हुआ है 150 केल्विन होने में, इसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा हुआ है। देखो पर सेकंड जो रेडिएशन होगा, लेकिन यहाँ पे 0 केल्विन है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको मेरे ख्याल से तुम्हें एज ए ब्लैक बॉडी लेना है, हाँ एब्सोल्युटली ब्लैक बॉडी लेना है। पर सेकंड जो रेडिएशन होगा, ठीक, उससे ये कूल होगा, बस हो गया, ऐसे कह लो, उससे ये कूल होगा। तो ऐसे करो, देखो पर सेकंड रेडिएशन, इसको हम लिख लेंगे ई आर सिग्मा टी की पावर 4, ये भी कर रहे थे ना, 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया। और इसको क्या रख दोगे, एम एस माइनस डी टी बाई डी टी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये होगा। अब यहाँ पे जो m होगा वो 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो होगा। ये सब कॉपर के लिए चलेगा, डेंसिटी कॉपर की होगी, स्पेसिफिक हीट कॉपर की होगी, एंड सो ऑन कह लो। और हमें ब्लैक बॉडी लेनी थी, तो इसका मतलब ई आर की वैल्यू 1 लोगे, और ऑब्वियस सी बात है रेडियस होगी डायमीटर बाई 2। अब इसको लिमिट से रख देना, बस इंटीग्रेट कर देना, टाइम की लिमिट रख देना 0 से t, और टेम्परेचर की लिमिट रख देना 300 केल्विन से 150 केल्विन, ये आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक वेसिल, इवैक्यूएटेड वेसिल लिखा हुआ है, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन पे रखा हुआ है, और कॉपर स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है,
और उसका इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, तो कितने टाइम पे तुमसे कहते हैं कि वो 150 केल्विन रह जाएगा? तो पर सेकंड जो रेडिएशन होगा वो होगा ई आर सिग्मा टी की पावर 4 पाई आर स्क्वायर, वो एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया, और उससे कॉपर ठंडा होगा। इसका मतलब एम एस इंटू माइनस डी टी अपॉन डी टी रखोगे और मास को रखोगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और लास्ट में टाइम की लिमिट 0 से टी और टेम्परेचर की लिमिट 300 केल्विन से 150 केल्विन, ये पुट करोगे यहाँ से तुम्हारा आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज और तुम्हें ध्यान होगा ना बेटा, जो है एक्चुअल में हम क्या करते थे, वैसे यहाँ पे नहीं होता टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, इस टाइप के एक्सप्रेशन पढ़े होंगे तुमने, लेकिन यहाँ पे ये 0 केल्विन दिया हुआ है ना एक्चुअल में, इसीलिए 0 केल्विन दिया हुआ है। तुम्हें याद होगा ना, जब ये पढ़ते होगे तो तुम इस टाइप से लिखते बेटा, जो है टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, तो टी नॉट की पावर 4 वो 0 केल्विन दिया हुआ है असल में, तो इसलिए। तो ये हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।